अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या छोटी बहन के साथ हुआ। जब हम छोटे थे तो हम लाहौर के पुरानी अनारकली में एक पुराने होटल के ऊपर रहते थे जहाँ मेरे वालिद काम करते थे। वो होटल उस वक्त लगभग 2 साल पुराना था और उस जगह पालोगी तहकीकात करने वाले लोग भी आया करते थे। एक दफ़ा मेरी बहन होटल के अंदर ज़मीन पर बैठी हुई थी होटल खुलने से पहले, और दीवार की तरफ देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। मेरे वालिद ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। उसने जवाब दिया कि वो एक आदमी है जिससे मैं बात कर रही हूँ। बाद में हमें पता चला कि वो उस वक्त का पहले मालिक से बात कर रही थी जब होटल 18s के दौर में बना हुआ था और वो यहीं मर गया था। मेरा अपना वाक़या स्कूल का है जब मेरी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल थी। हम स्कूल में छुट्टियों से पहले ईद मिलादुन्नबी के कार्ड बना रहे थे। हमारी मददगार टीचर हमारे कार्ड के साथ हमारी तस्वीर खींच रही थी हमारे स्कूल की किताब में चिपकाने के लिए। मेरा क्लासरूम एक दरमियानी कमरे के साथ दूसरे क्लासरूम से जुड़ा हुआ था। हम एक एक करके उस दरमियानी कमरे में जाते, तस्वीर खिंचवाते और वापस आते। मुझे याद नहीं कि कितने दिन बाद हमने अपनी किताबें दोबारा खोली, लेकिन जब मैंने अपनी तस्वीर देखी तो पीछे एक चीज़ नज़र आई। वहाँ एक शफाफ लड़की हवा में तैर रही थी जिसका चेहरा मुझसे पीठ की तरफ था। उसके बाल कंधे तक थे, घुटनों तक लंबा फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें फूल लगे हुए थे, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे। मैं बहुत डर गया था। अपनी टीचर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद ये दूसरा क्लासरूम से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा कोई, लेकिन उस वक्त दूसरी क्लासरूम में बच्चे आराम से बैठे हुए अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। तस्वीर में सिर्फ उनका धुंधला सा चेहरा आया था और ये रिफ्लेक्शन मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बाल छोटे थे। साल के आखिरी दिन में जब हम अपनी किताबें वापस ले रहे थे तो मैंने अपनी तस्वीर दोबारा ढूंढने की कोशिश की कि अपने वालिदैन को दिखाऊं, लेकिन वो तस्वीर वहाँ नहीं थी। वहाँ मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की वो तस्वीर, लेकिन मुझे दोबारा वो तस्वीर नहीं मिली। तस्वीर गायब थी। सिर्फ चंद दोस्त याद करते थे कि उन्होंने मेरी तस्वीर देखी थी। उनकी तस्वीरें अभी भी किताब में थी, मगर मेरी कहाँ गई किसी को पता नहीं कुछ। आज तक ये सोचकर मेरी रगों में ठंडक सी दौड़ती है कि वो लड़की कौन थी आखिरकार। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2 साल 6 माह का बेटा रोज़ मुझे कहता है कि उसने भूत देखा है, और ये लगभग रोज़ाना हो रहा है अब। हर रात पिछले 2 हफ्तों से हमारे नए घर में। मेरा शौहर, जो कि उसकी उम्र 26 साल है और मेरी भी, पहली दफ़ा ये उस रात हुआ जब हम मुल्तान के एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हम अपने पुराने घर के सिर्फ 10 से 15 मिनट के फासले पर आए थे। ये घर 2008 में बना हुआ था और जितना मुझे मालूम है ये घर खौफनाक तो लगता था। यहाँ किसी की मौत नहीं हुई थी। हमारे पुराने घर में कभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे बेटे ने, लेकिन इस घर में आकर उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया था। मैं उस रात अपने बेटे को उसके बिस्तर पर सुलाने गई थी, जैसे मैं हर रात करती थी। हर रात की तरह मैं उसके कमरे में से निकलने से पहले ज़ोर से शबा खैर कह देती हूँ। जैसे ही मैं कमरे के दरवाज़ा बंद करके निकलने लगी, मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और कहा, शबा बखैर बेटा। लेकिन इस दफ़ा उसने हमेशा की तरह शबा बखैर में भी आपसे मोहब्बत करता हूँ कहने के बजाय अपने बिस्तर पर सीधा लेटे हुए कमरे की कोनों की तरफ उंगली का इशारा किया और साफ साफ कहा, ये कौन है? मैं हैरान हो गई और सोचा कि क्या मैंने सही सुना जो इसने कहा। मैंने पूछा, बेटा तुमने क्या कहा? उसने जवाब दिया, मेरे कमरे में कोई है। उसकी आवाज़ में ना डर था ना घबराहट, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, कोई नहीं है। फिर उसने फिर से कोने की तरफ इशारा किया और कहा, ये कौन है? मैंने उसे तसल्ली दी, शब बखैर कहा, और उसने मुझे देखकर दोबारा यही चीज़ की, लेकिन फिर भी उसने बाद में वहीं देखकर इशारा करता रहा और वहीं देखता रहा बाकायदा। मैंने कुछ आयात पढ़ी, फूकी और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। मैं ये वाज़िया कर दूं कि मैंने कभी उसके सामने भूत का जिक्र नहीं किया था, ना कभी ऐसी कोई बात हुई थी, और वो सिर्फ 2 साल 6 महीने का था। हमने उसके सामने कभी मौत का भी जिक्र नहीं किया था अभी तक। अगले दिन जब हम अपने वालिदैन के घर खाने पर बैठे हुए थे, मैंने उससे पूछा कि कल रात तुमने मुझे क्या कहा था। उसने साफ कहा, मेरे बिस्तर में भूत था।
हम सब हंस पड़े और सोचा शायद उसने ये बात किसी बचपन के स्कूल में या पिछले साल के अक्टूबर में बच्चों की कोई कहानी सुन के सीखी होगी। लेकिन कल रात भी उसने ये बात कह दी। अब तक जब से हम यहाँ आए हैं वो हर दूसरी रात ये कहता है। सच कहूँ तो मुझे इस घर में कोई बुरी हवा या एनर्जी का एहसास नहीं होता, ना मेरी फैमिली में से किसी को जो यहाँ पर कभी कभार आते हैं। क्या किसी के साथ ऐसा तजुर्बा हुआ है या मैं बस इस मामले को ज़्यादा सोच रही हूँ? मैंने कभी ज़िंदगी में भूत नहीं देखा, लेकिन मेरे बेटा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या पता वो बच्चा है, उसे नज़र भी आते हों। खैर, मैं रोज़ाना दुआएं वगैरह पढ़ के उसके कमरे में ज़रूर फूकती हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वाकई सोचता हूँ कि शायद वहाँ कोई दरवाज़ा या राज का रास्ता था, क्योंकि वहाँ इतनी अजीबोगरीब वाक़यात हुए थे कि उनकी गिनती मुश्किल है। लगभग जो कुछ सोच सकते हो वहाँ होता था। कभी मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी कि मुझे बुला रही है, मगर मैं घर में अकेला होता था, या फिर वो नींद से कभी उठी ही ना होती थी। कभी सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ें आती या दीवार के पीछे से हाल में कदमों की आहट सुनाई देती थी, जबकि सब लोग सो रहे होते थे। सायों का गुजर जाना, जो सोचो वो हो जाता। कुछ वाक़यात इतने खौफनाक होते कि दिल दहल जाता। लेकिन एक लड़की थी, वो लगभग 10 साल की थी, लंबी सीधी भूरी बालों वाली, नीली स्कर्ट पहने हुए और सफ़ेद शर्ट में। उसके पास एक अजीब और बहुत बेचैन कर देने वाली सूरत थी। उसके आने से पहले ही ऐसा लगता वो यहाँ है। गर्दन के बालों में सनसी सी फैल जाती और अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। सबसे बुरा ये लगता था कि ऐसा लगता था तुम्हें हर वक्त उस घर में कोई ना कोई देख रहा है। किसी का एहसास होता था, ख़ास करके मेरी माँ की अलमारी के पास, ये ड्रेसिंग टेबल के करीब या ड्राइंग रूम में अंधेरों के वक्त छुप कर रहना पसंद था उसे। मगर इन सारी चीज़ों के साथ रहना मैं बेचैन कर देता था। एक और अजीब वाक़या तब हुआ जब मैं 15 साल का था। घर में सब लोग काम पे गए हुए थे या अपने कामों में मसरूफ़ थे। नीचे से कदमों की आहट आती है। पहले तो ये शुरू हुआ जब मैंने दरवाज़े के हैंडल को हिलते हुए सुना, जैसे कोई बार बार खोलने की कोशिश कर रहा हो उसे। गली में कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। मैं हाल से धीरे धीरे छुप कर देखने गया। हमारे घर के सामने का दरवाजे के साथ एक बड़ी खिड़की थी जहाँ से देख सकता था मैं। जैसे ही नज़र पड़ी, आवाज़ बंद हो गई और कोई वहाँ नहीं था। अगले दिन फिर कदमों की आवाज़ आई। मैं नीचे किचन में गया क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही थी, गिराज के दरवाजे के करीब। वहाँ ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा था जो चलने पर चिड़चिड़ाहट करता था, इसलिए पता चल जाता था। जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई। फिर अचानक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं सीधा भागकर ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और माँ के घर आने तक बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद मैंने घर का एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता हुआ सुना। फिर वही कदमों की आहट। मुझे लगा मेरे फादर आ गए होंगे, इसलिए मैंने इग्नोर किया कि वही हैं और कोई तो हो नहीं सकता। 10 मिनट बाद जब पता चला कि मेरे वालिद अभी घर में नहीं आए, तो उस वक्त भी मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार था कौन। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला, फिर अचानक बंद हो गया। मेरे बचपन का भी एक वाक़या है। जब मैं उठा तो मुझे सुबह बहुत भूख लगी हुई थी। वक्त याद नहीं, मगर लगभग 4 या 5 बज रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था। मैं उठकर कमरे के दरवाज़ा खोलकर किचन की रोशनी में जा रहा था। माँ किचन में दादी से बात कर रही थी, जो कुछ दिन से हमारे घर लाहौर में रुकी हुई थी। मैं टोस्ट मांगने हाल में चल दिया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे पहला कदम रखा, एक बहुत ही खौफनाक एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलट कर देखा तो मेहमानों के कमरे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा काला जानवर नुमा साया था। एक काला बाघ जिसको 2 पीले चमकती हुई आंखें थीं। मैं वहीं जम गया। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। सोचा कि माँ के पास भाग जाऊं, लेकिन यकीन था कि ये भागकर मेरा पीछे नहीं करेगा। मैं धीरे से वापस ऊपर आया। तभी मैंने अपनी पलक झपकाई और देखा तो वो फ़ौरन गायब हो चुका था।
मैं फ़ौरन अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। के बाद मैंने दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की और सुकून हुआ कि वो पीछे नहीं आया। लेकिन फिर देखा उसका बड़ा काला सर कोने से झांक रहा था। एक पंजा आगे निकला। मुझे लगा वो मुझे देख सकता है। मैं चिल्लाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। दिन में जब माँ ने पूछा कि सुबह कौन डरा रहा था, मैंने सारी कहानी सुना दी और उसी जगह दिखाया जहाँ वो मुझे देख रहा था। माँ ने कहा शायद हमारी बिल्ली होगी, मगर मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं और वैसे भी बिल्ली हमारी इतनी बड़ी नहीं है। भाई ने कहा शायद दादी का काला स्वेट केस होगा जिस पर पीला टैग लगा हुआ है, मगर वो टैग आँख की शक्ल में नहीं था, ना ही वो दो थे, और उसका नक्श भी सूटकेस जैसा नहीं था। ये राज आज तक नहीं खुला कि आखिरकार वो कौन था। फ़िलहाल ये है मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मार्च 2022 का है, जब स्प्रिंग छुट्टियों का वक्त था। मैं उस वक्त अपने कॉलेज के दूसरे साल में था। मैं और मेरे दोस्तों हम टोटल 6 लोग थे। हमने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद के पास मरी के करीब एक कैबिन किराए पर लें ताकि थोड़ा आराम मिले। ना कॉलेज, ना टेंशन, ना मोबाइल फ़ोन। ये उन ट्रिपों में से एक होनी थी जहाँ ज़्यादा हंसी मजाक हो, आवाज़ से म्यूज़िक चले और जैसे यादें बन जाएं जिन पर बाद में हंस सकें हम 4 लड़के थे, मैं, मतीन, काशिफ और तलहा, और 2 लड़कियां, जैस्मीन और सहरिश। हम सब पहले साल से अच्छे दोस्त थे। जो कैबिन हमने सेलेक्ट किया था वो काफ़ी सस्ता था उसके साइज़ के हिसाब से। 2 मंजिला, चारों तरफ से बालकनी, 2 बाथरूम, और बताया गया था कि ये एक ख़ास जगह पर है जहाँ पास एक झील भी है। वो एक तन्हा इलाका था, किलोमीटरों तक कोई शहर नहीं था, हर तरफ जंगल ही जंगल। कैबिन के मालिक फ़ोन पर अजीब से लग रहे थे। उनकी आवाज़ में एक अलग सा लहजा था और उन्हें सिर्फ ये कहा था जंगल में ज़्यादा दूर मत चले जाना, वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें हैं, गिरे हुए दरख्त, सांप वगैरह, घूम जाओगे और मुसीबत होगी तुम लोगों को। हम हंस दिए, लगा कि शायद जंगल वाले हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, मगर जब वहाँ पहुँचे तो मजाक नहीं था ये। रास्ता बहुत लंबा था, जीपीएस 1 घंटा पहले बंद हो गया था। आखिरी कुछ किलोमीटर सिर्फ कच्चे रास्ते और पत्थर थे। एक गाड़ी मुश्किल से गुजरती थी वहाँ से। जैसे जैसे हम कैबिन के करीब पहुँचे दरख्त घने होते गए। जब कैबिन नज़र आया तो सब खामोश हो गए। ये तस्वीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पुराना और मैला था, शीशे धूल से भरे हुए थे। कुछ झाड़ियाँ तो सिर्फ एक कोने से लटक रही थीं। इसके बाहर एक हल्की सी बू थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी की एक कचरे की हो। हमने मजाक में कहा कि इसमें ही उस जगह का करैक्टर है। सामान अंदर ले गए और शाम 7 बजे प्लानिंग की। बाहर बारबेक्यू किया, ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूज़िक चलाया और कार्ड खेलते रहे। रात 11 बजे ठंड बढ़ गई तो अंदर आ गए। तब मुझे महसूस हुआ कि बाहर का जंगल कितना अंधेरे में था। सिर्फ रात का अंधेरा नहीं बल्कि पूरा स्याह। बालकनी की लाइट्स भी सिर्फ कुछ कदमों तक रोशनी देती थीं। हर तरफ सिर्फ घने दरख्त थे। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हमारे आसपास डूब रहा हो। ना कोई कीड़ा, ना हवा, सिर्फ गहरी खामोशी ही थी वहाँ पर। रात 2 बजे हम सब सो गए। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, किचन के बिल्कुल साथ। एक छोटी सी विंडो थी जो जंगल की तरफ खुलती थी। रात 4:15 पर मेरी आँख खुल गई, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वजह के। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। दिल तेज़ धड़क रहा था। तभी आवाज़ आई, दस्तक की 3 बार, टैप टैप टैप। पहले लगा शायद हीटर है, मगर आवाज़ रिपीट होने लगी। ना मेटल जैसी थी, ना किसी मशीन की, जैसे उंगलियों से कोई शीशा बजा रहा हो। जब विंडो की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, शीशे से चिपका हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल करीब उस शीशे पर। बहुत ज़्यादा सफ़ेद जिल्द, बाल बिखरे हुए, शर्ट नहीं पहनी हुई थी उसने, बस घूर रहा था हमें।
उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे मुंह से सांस ले रहा हो। आंखें बड़ी बड़ी। ना झपक रहा था ना ही वहाँ से हिल रहा था, सिर्फ खड़ा हुआ था वहाँ पर। धीरे धीरे टैप कर रहा था, जैसे मुझे डराना चाहता हो। मैं हिल भी नहीं पाया। आवाज़ तेज़ होती गई उसके टैप की। मैंने चुपके से मतीन को पुकारा, जो मेरे कमरे के बाहर काउच पर सो रहा था। फिर ज़ोर से उसका नाम लिया। वो उठ गया। नींद में पूछा क्या हुआ। मैंने सिर्फ शीशे की तरफ इशारा किया। उसने देखा तो फौरन उछल पड़ा। कॉफ़ी टेबल पर गिर गई। शायद उस आवाज़ से वो आदमी भाग गया, क्योंकि जब मतीन ने लाइट जलाई और बाहर भागा तो वहाँ कोई नहीं था। सब उठ गए। लड़कियाँ डर गई थीं। तलहा कहने लगा कि शायद कोई नशेई हो। काशिफ ने कहा शायद शिकारी हो, मगर मुझे पता था ये वही आदमी था जो मुझे देख रहा था। वो बल्कि खोया हुआ नहीं था। हमने दरवाज़ा ब्लॉक किया, सोफ़ा विंडो के सामने लगा दिया और हम जागते रहे। रात में फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह जब बाहर गए तो कैबिन के चारों तरफ नंगे पाँव के निशान थे, हर शीशे के नीचे, हर एक, हत्ता के ऊपर वाले वॉशरूम के छोटे शीशे तक। हमने फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन हम बेवकूफ़ थे। वापस नहीं गए। दूसरी रात भी वहीं पर शुगल मेला लगाने लगे। म्यूज़िक चला, फायर पिट लगाया, लेकिन सबकी एनर्जी अलग। हर कोई जंगल की तरफ देख रहा था। जैस्मीन भी घबराई हुई थी और काशिफ ने अपना शिकार वाला छुरा कमर से बांध रखा था। जब फाइनली हम अंदर गए, हर विंडो लॉक की, दरवाजे को चेक किया। रात के तकरीबन 3:30 के करीब मतीन दोबारा पानी पीने के लिए किचन में गया। उसने हालवे में खड़े होकर मुझे पुकारा। मैं उठ गया। देखा कि वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। किचन में कोई था, वही आदमी, मगर इस बार वो अंदर था, नंगा। उसकी पीठ पूरी छिल गई थी, गहरी खराशों से भरी हुई। फ्रिज के सामने खड़ा हुआ था वो हमें देख रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रही हो। धीरे धीरे अपनी जगह पर झूल रहा था। मतीन कुछ बोला नहीं, सिर्फ पीछे हटा। हम सब चुपचाप हालवे के पास इकट्ठे हो गए। मेरे पास छोटी छुरी थी। सैरिश ने फायर पोकर उठाया। काशिफ ने एक टूटी हुई कुर्सी पकड़ी। लाइट जलाई और वो आदमी गायब। पीछे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन टूटा हुआ नहीं, बस खुला हुआ था। तो पता लगा कि वो वहाँ से आया गया है। 20 मिनट बाद हम निकल गए वहाँ से। किसी ने बहस नहीं की, सिर्फ वो लीड, चाबियाँ, फोन्स उठाए और जंगल से गुजर गए। तब तक सिग्नल मिला और पुलिस को कॉल की। हाईवे के पास एक होटल में जब डिप्टी से मिले तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। सिर्फ पूछा कि कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। फिर बोला, हाँ, वहाँ जंगल में कुछ लोग छुपके रहते हैं, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। हमने समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ कोई आवारा आदमी नहीं था। ये आदमी 2 रात तक हमें देख रहा था। वापस आया और किसी तरह अंदर भी घुस गया। डिप्टी सिर्फ सिर हिलाता रहा, जैसे ये पहले भी सुना हो उसने। जब कैबिन के मालिक का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर अजीब सी शनाख्त थी, जैसे वो उसको जानता हो। कुछ दिनों बाद वो लिसनिंग रेंटल वेबसाइट से गायब हो गई। ना कोई जवाब मिला, ना कॉल, ना ही डिपॉजिट वापस। लेकिन उस आदमी का चेहरा जो उसने शीशे से मुझे देख के बनाया था, वो आज भी कभी कभी नींद में याद आता है। हम अब उस ट्रिप का ज़्यादा जिक्र नहीं करते, और जितना मुझे याद है, हम में से कोई भी दोबारा मरी उस जगह वापस नहीं जाना चाहेगा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीने पहले की बात है। मेरी बेटी जो अब 3 साल की होने वाली है, अचानक भूत वगैरह के बारे में बात करने लगी। पहले तो मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर वो अब ऐसे कार्टून्स देखने लग गई थी। जब भी वो कहीं भूत या ऐसी तस्वीर देखती तो मैं उसे दिखा देता था। लेकिन फिर उसने बिना किसी सजावट या ऐसी चीज़ देखे भूत का जिक्र करना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी इसे दिल पे नहीं लिया। लगभग 1 महीने बाद उसने भूत के बारे में ज़्यादा तफसील देना शुरू कर दी। फिर तो उसने कहा कि उसने एक बच्चा भूत देखा है।
जो उसे मेरी सास की बहन के घर पर नज़र आया। वो ऊपर सीढ़ी के दरवाजे की तरफ उंगली करके कहती कि वहाँ बच्चा है। फिर चीज़ें और अजीब होने लगी। मेरे कज़न अली की अचानक वफ़ात हो गई जब मेरी बेटी सिर्फ 12 दिन की थी। उसने कभी उसे देखा नहीं था, हम उसका जिक्र भी उसके सामने नहीं करते थे और ना ही कभी ऐसे मौके पर उसका जिक्र हुआ था, और ना ही उसकी कोई तस्वीर घर में लगी हुई थी मेरी बेटी उसे देख सकती जैसे। ये नाम उसने ना टीवी में सुना था और ना ही कहीं और से। 2 हफ्ते पहले जब मैं किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था तो मेरी बेटी अलमारी में भूतों को भगाने की बात कर रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये अली है। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि ये कौन है, ये क्यों कहा? तो उसने फिर से वही नाम लिया। मैंने उसे अली के बारे में और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बात बदल गई और फिर उसका जिक्र नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी सास ने बताया कि जब वो मेरी बेटी का ख्याल रख रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि वो एक भूत के साथ खेल रही है। मेरी सास ने पूछा कि भूत का नाम क्या है, तो उसने कहा अली। मैंने सोचा कि उसे अली की तस्वीर दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या कहती है वो। तस्वीर देखते ही वो बहुत घबरा गई। मुझे लगा शायद उसका मूड ख़राब है, इसलिए मैंने उसे फ़ौरन कार्टून्स लगा दिए और वो खुश हो गई। फिर मैंने उससे अली की एक और तस्वीर दिखाई तो वो फिर से घबरा गई। एक दोस्त ने कहा कि उसे अली की बचपन की तस्वीर दिखाए जो वो देख सके या पहचान सके। मैंने उसे लगभग 12 साल की उम्र की तस्वीर दिखाई तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उसके बाद मैंने उसे अली की एक पुरानी कमीज़ दिखाई जो मेरे पास है। उसने फ़ौरन बहुत खुशी से वो कमीज़ मेरे हाथ से ली और कहा, पीकाबू। मैं सोचता हूँ कि क्या वो वाकई अली को देख रही है या नहीं, या सिर्फ ये इसका ख्याल है और शायद मुझे कभी इस बात का पता ना चले। क्या पता वो बड़ी होते साथ ही ये बातें भी भूल जाए। अभी तो वो हमें कुछ नहीं बताती। खैर, ये था मेरा छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।